गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो भाई आई होप आपने केवीएस और एनवीएस का जो नोटिफिकेशन आया है उसका देख लिया होगा। आप टीचिंग और नॉन टीचिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप वेट कर रहे थे, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे थे लास्ट 2 साल से, उसका जो इंतजार था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्योंकि भाई अभी अभी केवीएस ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। उसके अंदर केवीएस ने एनवीएस ने अपना कंप्लीट नोटिफिकेशन के साथ, सिलेबस के साथ साथ अपना एग्जाम पैटर्न, फॉर्म फीस, फॉर्म की डेट, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करके बता दिए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो भाई आज है 13 नवंबर। 13 नवंबर को नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और 14 नवंबर से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, हो जाएगी। और भाई इसकी लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025। तो भाई इसकी काफ़ी सारी पोस्ट आई हैं। तो सबसे पहले हम जो भी टीचिंग पोस्ट हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे। तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कि हमारी प्रिंसिपल की पोस्ट आई है। प्रिंसिपल की टोटल कितनी पोस्ट है हमारे पास? प्रिंसिपल की जो केवीएस ने किसने 134 और जो किसने 134 केवीएस ने और 93 एनवीएस ने जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उन चीज़ों के बारे में बताया है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल की 58 पोस्ट हैं। उन चीज़ 58 पोस्ट इन्होंने दी हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज है। हम हर एक कैटेगरी की बात करेंगे कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी क्या बोलते हैं, जो एज रिलैक्सेशन है, उन सब चीज़ों पे भी हम पर्टिकुलर हर एक पोस्ट के ऊपर बात करेंगे। जो कि हमारी पीजीटी की जो केवीएस की है वो कितनी है? जो भाई 1465 वैकेंसी है। एनवीएस ने 1513 पीजीटी की वैकेंसीज दी हैं। और भाई जो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, देखो यहाँ पे 14 15। अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं जो किसकी हैं, जो हमारी टोटल पोस्ट है, जो 1513 पोस्ट उनकी बात कर रहे हैं, जो कि अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके अलग अलग हैं। और उसके बाद में भाई इन्होंने जो लैंग्वेज की है, जो हमारी थर्ड लैंग्वेज है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की जिसकी बात कर रहे हैं, उनकी भी इन्होंने पोस्ट दी है। उनकी 18 पोस्ट के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है भाई। और उसके बाद में जो टीजीटी की है, टीजीटी की इन्होंने 1400 कितनी, दो के टीजीटी केवीएस की इन्होंने 2794 पोस्ट इन्होंने रिलीज की हैं। और जो भाई हमारी लाइब्रेरियन की है 147 इन्होंने लाइब्रेरियन की पोस्ट दी हैं। उसके साथ साथ जो केवीएस एनवीएस है, एनवीएस ने कितनी भाई 2978 पोस्ट किसकी टीजीटी की इन्होंने रिलीज की है। तो भाई पोस्ट की कोई भी कमी नहीं है। अब कमी है तो अपने एंड पे तैयारी की कमी है। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। और जो भाई थर्ड लैंग्वेज है जो कि हमारी, जो हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो भी लैंग्वेज है उसकी है, जो कि भाई 443 पोस्ट इन्होंने इनकी दी है। उसके बाद में पीआरटी की इन्होंने किसकी 3365 पोस्ट इन्होंने पीआरटी की दी है, जो कि केवीएस ने रिलीज करी हैं। और नॉन टीचिंग पोस्ट भाई अलग से हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। तो उसके बाद में कि जैसे जैसे नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, जो मैं अभी जो टीचिंग पोस्ट है उन्हीं को कवर करने वाला हूँ। अब इनकी देखो, आपने नंबर ऑफ पोस्ट तो आपने देख ली होंगी। और इनके बारे में जो हमारा पे स्केल है, जो कि डिजायरेबल, जो हमारी क्या है कि इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भाई हमने सबसे पहली पोस्ट कवर करी थी कौन सी? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की कितनी है? जो इनका पे स्केल है 12th पे स्केल होने वाला, जो कि बहुत ही बढ़िया पे स्केल है। इसके अंदर जो 35 मिनिमम और 50 ईयर मैक्सिमम एज होने वाली है। एजुकेशनल में कौन सी? मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए और जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बैचलर डिग्री बीएड के साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि एनसीटी जो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड ईयर, अगर ये है, ये और एंड में दोनों में डिफरेंस समझना। और का मतलब होता है कि आपके पास ये भी हो सकती है, अगर आपने 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीए और एमएड कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 4 ईयर की डिग्री इंटीग्रेटेड कर रखी है, जिसे आईटैप बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू आपने कर रखी है, तो भी जो किससे? एनसीटीई से, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। प्रिंसिपल का 12th पे लेवल होने वाला है, जिसकी सैलरी 78,800 से लेके भाई 2 लाख और 9,200 तक जा सकती है इसकी सैलरी, जो कि इन्होंने अच्छा पे स्केल है। और जो कि नेक्स्ट में जो 8th पे कमीशन लागू होने वाला, तो उससे ज्यादा। उसके बाद में जो फॉर केवीएस वर्किंग एज ए वाइस प्रिंसिपल फॉर 3 ईयर्स, देखो जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लेवल 3rd पे हैं। और उनके बाद में जो एनवीएस में है वाइस प्रिंसिपल, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वाले आप देख सकते हो। और भाई ये जो डिजायरेबल है,
जो डिजायरेबल एक्सपीरियंसेस हैं इनको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये होना ना होना बराबर है, क्योंकि ये आपके उसमें जुड़ेंगे नहीं, आपको अदर बेनिफिट दे सकते हैं बट अलग से हैं। जो कि वाइस प्रिंसिपल के लिए है, जो इसका पे लेवल 10 होने वाला है, कि जो 56,100 से लेके 1,77,500 तक का होने वाला पे मैट्रिक्स है। जो इसकी भाई मिनिमम एज है वो कितनी 35 ईयर से लेके और 45 ईयर तक होनी चाहिए। मिनिमम 35, मैक्सिमम 45 ईयर। जो इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। बैचलर डिग्री जिसमें बीएड होनी चाहिए वो कितनी 50% मार्क्स, जो कि एनसीईटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। वो 3 ईयर वाला है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। वर्किंग एज पीजीटी लेक्चरर और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट एंड द पे लेवल 8 और 47,600, और जो इस पे लेवल पे ऑलरेडी काम कर रहा है उनके लिए है। और एटलीस्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो, नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन और वर्किंग इन हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों चीज होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं भाई पोस्ट पीजीटी पोस्ट के लिए। पीजीटी के लिए कौन सा भाई पे स्केल, इनका 8 पे स्केल होने वाला है, जो कि 47,600 से लेके 1,51,100 तक है द पे मैट्रिक्स। और जो भाई इसकी अपर लिमिट है वो 14 ईयर है, लोअर लिमिट जो कुछ भी इन्होंने एग्रीगेट जो सेट नहीं करी है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके अंदर जो पीजीटी होनी चाहिए आपके साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और 50% मार्क्स एग्रीगेटेड होने चाहिए बीएड के अंदर। मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, बाई 50% मार्क्स सबके लिए एसेंशियल है। बीएड डिग्री एनसीटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। 3 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, जो किस किस के लिए, मास्टर डिग्री ऑफ द सब्जेक्ट। तो देखो, जो अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए है, केवीएस में अप्लाई कर रहा है, प्रोवाइड कैंडिडेट स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी सेम सब्जेक्ट उन्होंने किसमें, ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश एनवीएस में इंग्लिश ही सब्जेक्ट इन्होंने मांगा है। केवीएस के अंदर हिंदी प्रोवाइड इन द कैंडिडेट सेम ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइड द कैंडिडेट ही स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो, कि उसने ग्रेजुएशन लेवल पे भी वो सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ सेम वही चीजें दे रखी हैं कि जो सब्जेक्ट आपने, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखी है वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। सबका सेम है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पीजीटी में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना टीजीटी में हो। डिजायरेबल बिहेवियर, जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है उनको आप इग्नोर करके चल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के लिए जो मेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, एमएससी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर या एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50%। और इसके साथ साथ अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर और एमटेक कर रखा है तो आपको बीएड की डिग्री भी एसेंशियल है, जो कि क्वालिफिकेशन में, या फिर 3 ईयर बीएड और एमएड का दोनों साथ में कर रखा हो, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आपने कर रखा हो। ठीक है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए देख लो भाई, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी है। फिजिकल एजुकेशन के लिए एमपीएड होना चाहिए, डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद में शुड हैव रिप्रेजेंट एटलीस्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल इन एनी स्पोर्ट्स, कि भाई आपको स्टेट लेवल में किसी भी स्टेट या फिर एटलीस्ट वन गेम में आपको स्टेट या नेशनल लेवल तक आपका खेला हुआ होना चाहिए। जो स्पोर्ट्स जो साई है अपनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उससे कंसर्न फेडरेशन में एक्सपीरियंस इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग रेजिडेंशियल स्कूल, कि भाई रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी, ये सब आपकी क्या है भाई डिजायरेबल है। ठीक है, मेन आपका बीपीएड एमपीएड होना चाहिए। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अंदर क्या है कि अदर देन हिंदी और इंग्लिश, उन सब चीज़ों की जो कि हमने एनवीएस में बात करते हैं, जो इंटीग्रेटेड पीजीटी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन का है, 50% मार्क्स। बीएड होनी चाहिए वो एनसीटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% एग्रीगेटेड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न। बीएड का भी सेम है, बीएड एमएड, जो कि आपका बीएड 2 ईयर 3 ईयर और 4 ईयर इंटीग्रेटेड है उस चीज के लिए। देखो, फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश संस्कृत एंड द थर्ड लैंग्वेज पे स्किल, जो 7th पे स्किल होने वाला है, पे मैट्रिक्स ये है। देखो इसमें जो एसेंशियल है उन सब चीजों की देखो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज द एग्रीगेटेड इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड अगर कोई भी प्रोग्राम किया है
तो आपने उसके साथ साथ जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो भी होना चाहिए उस 4 ईयर के अंदर। और आपने बीएड के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे पेडागोजी वगैरह जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी आपने 4 ईयर तक पढ़ा होना चाहिए। दोनों की बिल्कुल सिमिलर लाइन लिखी हुई है। और उसके बाद में अगर किसी ने ऑनर्स कोर्स कर रखा है तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स तो उसके साथ होने चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज एग्रीगेटेड। ठीक है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी होना चाहिए। और बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% और 3 ईयर। जो कि देखो भाई, जिन्होंने बीएससी ऑनर्स कर रखा है उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एसेंशियल है। ये चीज आप ध्यान रखना, ये हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ हम बात करेंगे जो कि नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, और 50% जो कि बीएड है उसके लिए ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद द एटलीस्ट 50% 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन आरसीआई से। जिन्होंने भी स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, 1 ईयर की बीएड होनी चाहिए जो कि स्पेशल, जो किससे, आरसीआई से, जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से भाई एफिलेटेड हो। प्रो पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट एनी स्पेशलाइज्ड कंसर्न सब्जेक्ट विद इन 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड प्रोवाइड एटलीस्ट द कैंडिडेट ही has studied in the subject mentioned in the note below graduation level and the थ्री ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड और एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें कितना, एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ इक्विवेलेंट जो भी ग्रेड जो प्रोवाइड है या तो 50% मार्क्स या फिर जो सीजीपीए या एसजीपीए होते हैं वो 55% होने चाहिए। जो बीएड और एमएड है वो 50% के लिए हो सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में देखो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब चीज़ों पे देख लेते हैं। जो कि डिजायरेबल है उनको हम छोड़ सकते हैं। क्वालिफाइड सीटेट फॉर सेकंड लेवल, भाई सीटेट जो कि सीटेट का सेकंड लेवल है वो टीजीटी के लिए क्वालिफाइंग होना जरूरी है। कॉम्पिटेंसी थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए अगला बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए जो फॉर्म फिल कर रहा है। हिंदी के लिए कि स्टडीज हिंदी एज द इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर। या तो आपने 6 सेमेस्टर तक हिंदी पढ़ी हो एज ए इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट, सेम इंग्लिश के साथ है। थर्ड लैंग्वेज में भी आपने रीजनल जो कि आपने 6 सेमेस्टर तक पढ़ी हो। संस्कृत में भी आपने वो ये कि 3 साल तक आपने संस्कृत पढ़ी हो, या तो मेन सब्जेक्ट या आपने जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैथ साइंस का है वो लेवल वही है, 7 है। उसके बाद में वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाला भी है जो कि 3 ईयर और सेकेंड ईयर भी है। बट जो मेन है वो कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आता है, उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है उस चीज पे देखो। जो मैथ के अंदर होगा, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन कोर्स हैज 3 सेमेस्टर ग्रेजुएशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री। अगर किसी ने 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कर रखी है तो उसमें 6 सेमेस्टर तक उसे मैथमेटिक्स होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 ईयर उसे फिजिक्स होना चाहिए विद, या 2 सेमेस्टर, कोई भी 2 सेमेस्टर होते हैं। वन आउट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और एन 2 सेमेस्टर। इन बाकी केमिस्ट्री की इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में से भी या स्टैटिक्स में से भी 2 सेमेस्टर कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। द कैंडिडेट हु हैव स्टडी अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद अबोव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट टीजीटी। अगर जो ऑनर्स वाले जो फिजिक्स, जिसने फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखी है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। टीजीटी साइंस के लिए इन्होंने देखो, टीजीटी साइंस में बाकी देखो जो कि अपना बॉटनी, अपना बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी और ऑनर्स में से आते हैं उन सब चीज़ों में, जो कि एटलीस्ट 3 ईयर तक इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ मेन सब्जेक्ट के साथ साथ मेन सब्जेक्ट जो आपका, जैसे आपने बॉटनी की है तो उसके साथ आपको केमिस्ट्री और जूलॉजी होनी चाहिए। अगर बायोलॉजी, अगर लाइफ साइंस है तो केमिस्ट्री, और सेकंड पे बॉटनी और जूलॉजी होनी चाहिए। अगर आपने बॉटनी करी है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी होनी चाहिए, और जूलॉजी करी है तो केमिस्ट्री और बॉटनी होनी चाहिए। दिस कैंडिडेट who study under choice based credit system the above the combination also eligible। जो कितना, ऑफ दीज एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एनी 2 सेमेस्टर। ये हमें कितना, 2 सेमेस्टर तक पढ़ा हुआ होना चाहिए भाई। ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर और 1 ईयर और जो कि 2 सेमेस्टर है। ठीक है, जैसे डीयू वालों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उसी चीज को लिए। टीजीटी के लिए कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज ग्रेजुएशन एट लेवल, और विच मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन एटलीस्ट 3 ईयर 6 सेमेस्टर एंड ग्रेजुएशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड। अगर वही सेम चीज़ है, अगर 4 साल की ग्रेजुएशन है तो आपको 6 सेमेस्टर तक या 3 साल तक आपको जो मेन सब्जेक्ट या तो जीई में या इलेक्टिव में आपको या फिर मेन सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। अगर चॉइस बेस्ड
क्रेडिट सिस्टम के से आप पढ़े हो तो अब वो जो भी डेटा लिख रखा कि आपको 6 सेमेस्टर तक वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। डिजायरेबल भाई आप इग्नोर करके चल सकते हो। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में वही बैचलर डिग्री जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए या फिर एटलीस्ट 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन या आपने कंप्यूटर साइंस से आईटी से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से करी हो 50% मार्क्स के साथ, या फिर एज ए मेन कंप्यूटर साइंस आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें। अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक अगर आपने करी है तो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 50% मार्क्स क्वालिफिकेशन से क्वालिफाई सीटेट होना चाहिए इसके अंदर, और सीएसबी जो कि आप सीबीएसई जो कि आपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उनसे, और जो आपने बीएड कर रखी हो वो कौन से, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रखे हो तो आपको बीएड करनी एसेंशियल है। ठीक है भाई। टीजीटी म्यूजिक की है, बैचलर डिग्री ऑफ द म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट ऑल्सो एग्रीगेटेड एंड प्रोवाइड म्यूजिक सब्जेक्ट एज द। और ये भाई देखो बाकी सब में और है, इनमें से कोई भी हो चल जाएगा, एंड में क्या है कि बैचलर डिग्री बीएड होनी चाहिए म्यूजिक वालों के लिए भी अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है भाई। वही है जो अपना आर्ट एजुकेशन है, सेम फिजिकल एजुकेशन है। फिजिकल एजुकेशन वाला देख लो 4 ईयर बीपीएड डिग्री एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए उसके बाद में इंस्टीट्यूशन के लिए जो कि आप बीपीएड कर रहे हो ड्यूरिंग द उस टाइम पे, और आपको जो एनसीटी से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है उसी से आपकी बीएड होनी चाहिए, जो बीपीएड है वो आपकी होनी चाहिए। बैचलर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन की, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट विद इन 50% मार्क्स पर्टिकुलर नेशनल और स्टेट इंटर इंटर यूनिवर्सिटी ऑन इंडियन यूनिवर्सिटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अलोंग विद बीपीएड और एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इट्स इक्विवेलेंट फॉर द एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। जो डिजायरेबल है भाई उनको आप छोड़ सकते हो, जो कि ठीक है भाई। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस है वो सब डिजायरेबल है, उनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है। अब लाइब्रेरियन की देख लो, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसकी, जो आपको लाइब्रेरी साइंस की 50% मार्क्स के साथ, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, डिजायरेबल बाई एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। उसके बाद में देखो फॉर स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर के लिए भी मेन है भाई, स्पेशल एजुकेटर में पे स्केल 7th रहेगा जो कि टीजीटी के लिए 35 ईयर इसकी एज है। देखो ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट जब 50% के साथ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, अगर वो नहीं है तो एक डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का 50% मार्क्स के साथ, अगर वो नहीं है तो 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। जनरल एड जो पीजी पीडी है, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। पीजीपीसी जो कि कौन से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन द स्पेशल एजुकेशन, वो भी आपका काम कर सकता है। मेंटल रिटार्डेड स्पेशल एजुकेशन का भी डिप्लोमा आपको काम कर सकता है। फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल साइंस का भी स्पेशल एजुकेशन में, लोकोमेटर डिसेबिलिटी सेरेब्रली पैलेसी का डिप्लोमा, जो आपको सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेन कोर्स विजुअल इंपेयरमेंट के लिए, डीफ एंड डम के लिए, बीए बीएड एटलीस्ट 50% मार्क्स विजुअल इंपेयरमेंट, अदर क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीए, जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके साथ, अगर उससे रिकॉग्नाइज अगर उससे अप्रूवल मिल जाता है तो आपके पास किसी भी टाइप का कोई भी सर्टिफिकेट हो वो भी आपका काम कर सकता है। उसके बाद में सी टेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल विद वैलिड CRR नंबर, क्या आपने जो सर्टिफिकेट कर रखा है उसका CRR नंबर आरसीआई से होना चाहिए। प्रोफेंसी टू टीच द हिंदी और इंग्लिश, ये है भाई। Note: BA and B.Ed are visually impaired being integrated course graduation and B.Ed special education. Separate graduation not required in case of the candidate processing the degree. कि पोसिंग द डिग्री अगर वो ऑलरेडी कर रहा है तो उसके लिए मतलब दोबारा से करना वो जरूरी नहीं है। ठीक है भाई। इनकी म्यूजिक वालों के लिए इनकी भी ये है कि जो एसेंशियल है वो हमने डिस्कस कर ली। पीआरटी की देख लेते हैं जो लेवल 6 होने वाला है, 35,400 से लेके 1,12,400 इसकी सैलरी पे मैट्रिक्स होने वाले, 30 ईयर मैक्सिमम एज है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 10+2 एटलीस्ट 50% मार्क्स है, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। वोट एवर नेम इज नोन एंड, जैसे किसी को जीबीटी या एसटीसी बीएसटीसी अगर किसी भी नाम से आप जानते हो तो कोई भी होना चाहिए, पर एटलीस्ट 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। या फिर आपको पास 12th के साथ साथ 50% मार्क्स के साथ बीएलएड होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल से
जो स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है वो होना चाहिए, या फिर आपका टीजीटी पेपर वन आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ किसी भी एक के साथ आपको टीजीटी का और हिंदी इंग्लिश में आपको प्रोफेंसी होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर का भी सेम है, वही सारे डिप्लोमे मांगे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एज रिलैक्सेशन पे। देखो, अगर कोई SC ST से है तो उसको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, जो कि हमने वहां पे एज देखी थी। ओबीसी से को 3 ईयर का, और जो वुमेन्स है अप्लाई पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस नाम एज रिलैक्सेशन है। जो रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय है उनको 5 ईयर का, और जो भाई रेगुलर केवीएस एम्प्लॉय है पोस्ट जो ऑलरेडी इसमें पोस्टेड है किसमें केवीएस में, उनको 5 ईयर, जनरल को 8 ईयर, ओबीसी को 10 ईयर, एसटी को कैंडिडेट विद इन 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी ने 3 साल तक को सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर किसी ने सर्विस दे रखी है उसको 5 ईयर जनरल को, 8 ईयर ओबीसी को, 10 ईयर एसटी को। ठीक है, अब SC ST को सॉरी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटीज है उसको क्या SC ST को 15 साल, ओबीसी को नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको 13 साल, और जनरल को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा भाई। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है और एनवीएस वाले एम्प्लॉय हैं, जो एनवीएस इंक्लूड है इंक्लूडिंग दोज हु आर वर्किंग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, उनको 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का है, एक्स सर्विसमैन जनरल को, ओबीसी को 8 ईयर 3+5, और एक्स सर्विसमैन ST SC को 10 साल का भाई। ठीक है, अब उसके बाद में हम हम्म अब आते हैं हमारे किस चीज को, देखो भाई, अब हाँ आते हैं हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम पैटर्न क्या पैटर्न क्या है कि देखो, एक मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ के बाकी आपका जो एग्जाम है वो 2 टायर में होने वाला है। और उस दो में से जो कि आपको, जैसे पहला क्वालिफाइंग टाइप होगा, उसके बाद में सेकंड वाला जो होगा उसमें वन बाई फर्स्ट वाले को 1/10%, 1/10 की जितनी भी वैकेंसी है उनके 1:10 के रेशियो में आपको पास किया जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड टायर होगा उसमें टायर का वेटेज पास होने का 85% होगा। 15% वेटेज किसका, आपको जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें 15% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है। उसके साथ साथ जो आपका मेन जर्नल पेपर होने वाला है उसमें है कि देखो, जर्नल रीजनिंग आएगी, वो आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे टोटल। न्यूमेरिकल एबिलिटी है 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। जनरल नॉलेज 20 60। लैंग्वेज इंग्लिश का 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। और जो सेकंड लैंग्वेज है एनी अदर लैंग्वेज है वो पार्ट 6 में जाएगी, और वो कौन सा, और टोटल आपका कितना 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे। ये किसको, जितनी भी पोस्ट है उन सभी के लिए ये होने वाला है, एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ का ये नीचे दिया गया है। बाकी सब जितनी भी पोस्ट है उन सब का ये होने वाला है टायर 1। ठीक है, और अब टायर 1 के अंदर देख लो आप कौन कौन सी चीजें हैं। टायर 1 के अंदर जो कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर कौन सा 0.25 नेगेटिव होने वाला है। और ठीक है भाई, और ये चीज भी आप आगे देखते हुए चलना। इसके अंदर अब देख लो, उसके बाद में जो डिटेल सिलेबस है केवीएस और एनवीएस का वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर देखो आपका जो टायर 2 होने वाला है, टायर 2 होने वाला है वो पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट एग्जामिनेशन कंबाइंड पेन पेपर, आपका OMR बेस एग्जाम होने वाला है। जिसके अंदर द टेस्ट विल बी, जो टाइमिंग आपकी 2.5 आवर होने वाली है, जो आपका 2.5 घंटे का होने वाला है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन ना 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सब 30 क्वेश्चन MCQ बेस होंगे, और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। जो टोटल आपका 60-40 का रेशियो बनेगा, 60 MCQ, 40 आपका डिस्क्रिप्टिव, और आपका 100 मार्क्स का होगा आपका टायर 2। और उसके अंदर आपकी जो है 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। और भाई जो पेन पेपर होगा 2.5 घंटे का हो गया, टाइमिंग हो गई। और क्या चीज बच गई, अब इसके बाद में आपका 100 मार्क्स का क्या बनेगा। और जैसे फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड टायर 2 इन द रेशियो ऑफ 1:2, द रिलेवेंट ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उसके 1:3 के अंदर, जो रेशियो 3 के अंदर है वो कैंडिडेट्स को क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई।
अब उसके बाद में देख लो आपको ये है। देखो एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं। एग्जामिनेशन फीस कौन कौन सी है? एग्जामिनेशन देखो, असिस्टेंट कमिश्नर की 2300 रुपये प्लस 500 जो प्रोसेसिंग फीस है। प्रिंसिपल की 2300 प्लस 500। उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल की भी वही 2300 500। पीजीटी की 1500 500। असिस्टेंट इंजीनियर की 1500 500। और भाई टीजीटी के लिए भी 1500 500 है, और पीआरटी के लिए भी 1500 500। जो रेस्ट जितनी भी पोस्ट हैं नॉन टीचिंग की 1200 500 है। बाकी सबकी जो टीचिंग वाले हैं उन सब की वही रहेगी। ठीक है। उसके बाद में भाई आपका रजिस्ट्रेशन ओपन 14 नवंबर से होने वाले हैं, और भाई 4 दिसंबर को इसको क्या है आपकी क्लोजिंग डेट है। और उसके बाद में जो फीस पे भी आप 14 नवंबर तक कर सकते हैं ना, 14 नवंबर से आप फीस डिपॉजिट ओपन हो जाएगा, और क्लोज भाई 4 नवंबर को जो रात को 11:50 पे बंद हो जाएगा। तो भाई जल्दी से जल्दी, जैसे ही अब 14 तारीख को अभी सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, तो भाई आप अपने फीस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो ना, आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। और भाई अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आप पूछ सकते हो, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो। और भाई इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है पर्टिकुलर पोस्ट वाइज, वो स्ट्रेटेजी के साथ कैसे कवर करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो आप किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप इस वाले चैनल पे आप पूछ सकते हो। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।